बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ली शैटर प्रिंसिपल। ये क्या होता है और फिर ये किस अंदाज में ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हम देखें, ये रिएक्टेंट हैं, ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, जितनी देर बाद मर्जी हो, लेकिन एट द एंड इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है और ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते रिएक्शन। अब देखें, इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम के दो बेसिक्स हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, रेट बराबर हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है। ये इक्विलिब्रियम है। क्या ये जो इक्विलिब्रियम कायम हो गया है, क्या ये कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता या हो सकता है? तो वाकई इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कैसे? बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उस पर स्ट्रेस लगा दें। स्ट्रेस कैसे लगाई जा सकती है, अभी हम पढ़ेंगे। 4 पैरामीटर्स हैं जिसे डिस्कस करेंगे कि क्या इनसे स्ट्रेस लगाई जा सकती है या नहीं। तो जैसे ही आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस लगाएंगे, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा टू नलीफाई दैट स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस, कि वो उस डिस्टर्बेंस को कम से कम कर दे। मैं आपको ये ऐसे समझा देता हूँ कि अगर किसी ने आपको बहुत स्ट्रेस या टेंशन दे दी है, स्ट्रेस या टेंशन एक ही चीज़ है। अब इस टेंशन की वजह से आपको इतना गुस्सा है कि आपकी नींद उड़ गई है, नींद नहीं आ रही। क्या करेंगे? आप टैबलेट ले लेंगे, नींद वाली, स्लीपिंग पिल्स जिसे बोलते हैं, और फिर आपको नींद आ गई। असल में क्या हुआ, आपकी जो स्ट्रेस थी वो नलीफाई हो गई। तो आपने क्या काम किया? स्ट्रेस या टेंशन को या डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए, उसे ज़ीरो करने के लिए आपने एक स्टेप उठाया। ठीक है? तो केमिकल भी यही काम करते हैं। आपने उस केमिकल को डिस्टर्ब किया, उसे स्ट्रेस दी, वो उस डायरेक्शन में जाएंगे कि उसे नलीफाई करें, कम से कम करें। ठीक हो गया? उनके लिए उन्हें जो करना पड़ा वो करेंगे। जैसे आपको स्ट्रेस खत्म करने के लिए जो करना पड़ा आपने किया। तो जब आप कर सकते हैं तो केमिकल को भी हक दें कोई ये काम करें। तो ये है जी ली शैटर प्रिंसिपल। इफ डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम, सिस्टम विल मूव इन सच अ डायरेक्शन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस और डिस्टर्बेंस। ठीक है। अब सवाल यह है कि भाई केमिकल को कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। जब वो इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, सुकून में हैं, तो फिर आप कैसे उनके सुकून को छीन सकते हैं। तो 4 फैक्टर हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन चेंज करके भी उन्हें डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे? बीकर में रिएक्टेंट डाल दें या प्रोडक्ट डाल दें, या रिएक्टेंट निकाल लें बाहर या प्रोडक्ट बाहर निकाल लें, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। जिस सिलेंडर में, अगर वो गैशियस रिएक्शन है, तो जिस सिलेंडर में रिएक्शन हो रहा है उसका प्रेशर चेंज कर दें, वॉल्यूम चेंज कर दें, रिएक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आप उसे गर्म करना शुरू कर दें बीकर को जिसमें रिएक्शन हो रहा है, या ठंडा करना शुरू कर दें, डिस्टर्ब हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हम देखेंगे क्या कैटलिस्ट से डिस्टर्बेंस आ सकती है या नहीं आ सकती, तो ये बाद में देखेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन से। स्टूडेंट देखें, पहला इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन चेंज करें तो क्या होगा पोजीशन पे और केसी पर। तो ये पहला हमारा जो केस है, ये इफेक्ट ऑन पोजीशन। पोजीशन मींस आप समझ लें कि डायरेक्शन, कि डायरेक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड आएगा। हमारे पास इक्वेशन है BiCl3 प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन BiOCl एंड 2HCl। ये बिस्मथ ट्राइक्लोराइड कलरलेस होता है, लेकिन इसका एक्वस सोल्यूशन, जैसे आप इसे पानी में डालते हैं तो मिल्की बन जाता है या क्लाउडी बन जाता है, क्योंकि BiOCl बनता है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। ये क्लाउडी या मिल्की है, तो ये कलरलेस है, लेकिन इसका एक्वस सोल्यूशन क्लाउडी या मिल्की है। इसकी वजह से देखें, हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें कलर चेंज होंगे। जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो क्लाउडी बनेगा, जब बैकवर्ड जाएगा तो क्लियर बनेगा सोल्यूशन। आपको पता लग जाएगा बीकर में देख के चल क्या रहा है। ये इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम के वक्त उस बीकर में ये चारों केमिकल मौजूद हैं, BiCl3, H2O रिएक्टेंट भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद हैं, और ये अब इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। आप इसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए पहला केस ये है कि आप ऊपर से इसमें HCl डाल दें। HCl
प्रोडक्ट है, जैसे ही HCl डालेंगे इसकी अमाउंट बढ़ेगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा कि इसे कम करें। तो HCl कम कैसे हो सकता है? बैकवर्ड, क्योंकि फॉरवर्ड में तो HCl बनता है, बैकवर्ड में HCl कम होता है। तो जैसे आपने बाहर से HCl डाला, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा उसे कम करने के लिए। आपने डिस्टर्ब किया, वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि डिस्टर्बेंस को कम करे, ठीक है, बैकवर्ड चला गया। आपको नज़र कैसे आएगा? जैसे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ये जो क्लाउडी कलर है ये ख़त्म होगा और क्लियर कलर सोल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा। आपको बीकर में नज़र आएगा कि रंग ख़त्म हो रहा है, तो साबित हो रहा है कि रिएक्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को दोबारा साबित करना चाहते हैं तो अब आप ऊपर से वाटर डालना शुरू कर दें, HCl को रोक दें, वाटर डालना शुरू कर दें। जैसी वाटर डालेंगे, वाटर क्या है? रिएक्टेंट है ना। वाटर की जैसी अमाउंट बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उसे कम करने के लिए। और आपको कैसे नज़र आएगा? ये जो कलरलेस सोल्यूशन था इससे दोबारा क्लाउडी सोल्यूशन बनता हुआ बीकर में नज़र आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो देखें, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं, बैकवर्ड भी लेके जा सकते हैं। अब हम कुछ कानून बना लेते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा और रिएक्शन बैकवर्ड कब जाएगा। नंबर 1, फॉरवर्ड जाएगा एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप रिएक्टेंट ऐड करें उसमें तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाएगा। या एक और भी तरीक़ाकार है ना, प्रोडक्ट जैसे ही बनता है इसे किसी तरीके से बाहर निकाल दें बीकर से, खाली जगह बनेगी, रिएक्शन फिर जाएगा आगे इसे बनाने के लिए। तो दूसरा पॉइंट बना लेते हैं, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बाहर निकाल दें और रिएक्शन आगे चला जाएगा। इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में कब जाएगा? नंबर 1, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऐड करें, रिवर्स जाएगा, या रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तो पोजीशन पे इफेक्ट हो गया, आप फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं, रिवर्स भी लेके जा सकते हैं। इफेक्ट ऑन केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या असर है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है भाई? ये प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे, और मैंने सपोज कर लिया कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट की वैल्यू 400, रिएक्टेंट की 202 है। मैंने खुद सपोज किया, ये एक्चुअल नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है और इस टाइम इक्विलिब्रियम के वक्त 400 हमारे पास हैं ये वाले प्रोडक्ट, 200 हमारे पास ये वाले हैं रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि रिएक्टेंट की अमाउंट को बढ़ा दूँ। आपने 200 की बजाय इसमें 600 कर दिया, इसकी अमाउंट को आपने 400 मज़ीद ऐड कर दिया। तो जैसी रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ी, अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, रिएक्टेंट फ़ौरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो रिएक्टेंट कम होगा। फॉर एग्जांपल ये रह गया 330 ग्राम और प्रोडक्ट बन गया, फॉर एग्जांपल ये बन गया 670 ग्राम। तो अब ये रेशो इस अंदाज में बनी कि जब आप इसका प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट करेंगे तो नियर अबाउट ये 2 आंसर आ गया। केसी कांस्टेंट रहेगा, आपने एक केमिकल बढ़ाया दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इस अंदाज में बढ़ेगा कि इनकी रेशियो कांस्टेंट वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, तो केसी कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होता लेकिन पोजीशन कंसंट्रेशन से चेंज होती है। स्टूडेंट अब देखिएगा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट आपने एक साथ ही कंसीडर करना है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, इस लिहाज से आपने देख लेना है। ये इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ये ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन है। सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। गैस के केस में 3 इफेक्ट हैं, 3 केस हैं ऑन पोजीशन, डेल्टा एन ज़ीरो, डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एन नेगेटिव। तो पहला केस देखें, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन है, मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। आप देखें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, डेल्टा एन निकालेंगे 2 - 2 0। ऐसे रिएक्शन पर प्रेशर या वॉल्यूम का कोई असर नहीं है। प्रेशर बढ़ाएंगे कोई असर नहीं है, प्रेशर कम करेंगे कोई असर नहीं है। डेल्टा एन पॉजिटिव है। अब देखें यहाँ पे रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने थे 1, प्रोडक्ट के कितने हैं 2। आप डेल्टा एन निकालेंगे, ये आएगा 2 - 1 1, तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई ना। देखें आम जुबान में हम लिख लेते हैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कम है, प्रोडक्ट के ज़्यादा है। नंबर ऑफ मोल डायरेक्ट होता है वॉल्यूम के, आपने पढ़ा एवोगैड्रोस लॉ में। तो जो मोल हैं वही वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम 1 है, ये वॉल्यूम 2 है। ये कम जगह घेरते हैं और ये वॉल्यूम ज़्यादा है तो क्या होगा, ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये अब आपने माइंड में रखना है कि भाई रिएक्टेंट कम जगह घेरते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा जगह घेरते हैं। इस केस में अब जैसे ही
जगह कम करेंगे। ये एक सिस्टम है और गैसियस सिस्टम में सिलेंडर होता है, ऊपर पिस्टन होता है। आपने पिस्टन को दबाना शुरू कर दिया और पिस्टन को दबाने की वजह से भी क्या हो गया, वॉल्यूम कम। तो प्रेशर आपने इंक्रीज़ कर दिया और जब प्रेशर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़। अब क्या होगा, आपने जगह कम कर दी। आम जुबान में जैसे आपने जगह कम की, रिएक्शन उस सीमत में जाएगा कि कम जगह में समाए। तो कम जगह कौन घेरता है, रिएक्टेंट। ये फ़ौरन बैकवर्ड जाएगा ये बनाने के लिए, ठीक है। तो सिस्टम ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब जैसी जगह ज़्यादा करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ पे आ जाएं, जैसे ही जगह ज़्यादा करेंगे, जगह ज़्यादा मिलेगी तो रिएक्शन फ़ौरन उस डायरेक्शन में जाएगा कि जो केमिकल ज़्यादा जगह घेरते हैं वो बनाए, क्योंकि ज़्यादा जगह होगी है ना। फ़ौरन वो फॉरवर्ड जाएगा। जगह कम करेंगे बैकवर्ड जाएगा, जगह बढ़ाएंगे फॉरवर्ड जाएगा। तो हम ये कंक्लूजन बना लेते हैं। आप इस रिएक्शन को फॉरवर्ड भी लेके जा सकते हैं, रिवर्स भी लेके जा सकते हैं। फॉरवर्ड कब लेके जाएंगे और रिवर्स कब लेके जाएंगे, तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, क्या होगा, रिवर्स जाएगा। प्रेशर बढ़ाया, रिवर्स गया, कम जगह में समाने के लिए। जैसे ही आप प्रेशर कम करेंगे, प्रेशर डिक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज, तो ये फ़ौरन फॉरवर्ड जाएगा ज़्यादा जगह वाले केमिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने बना लिया इसका कंक्लूजन। इसका तो क्या था, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं था। प्रेशर बढ़ा दें कम कर दें कोई असर नहीं। अब आ जाए इस केस में जिसमें डेल्टा एन नेगेटिव है। आप देख लें, ये है 2, ये है 3। आप डेल्टा एन निकालेंगे, ये बनेगा 2 - 3 - 1। तो डेल्टा एन नेगेटिव है। तो ऐसे कोई भी रिएक्शन आ जाए जिनमें डेल्टा एन नेगेटिव, उसके अलहदा कॉन्सेप्ट, जिसमें डेल्टा एन पॉजिटिव उसके अलहदा कॉन्सेप्ट। ये एक ही कॉन्सेप्ट सब पे अप्लाई नहीं होता, हर केस में आपको डेल्टा एन पहले देखना होता है। अब देखते हैं इसे कैसे आप फॉरवर्ड लेके जा सकते हैं और कैसे आप रिवर्स लेके जा सकते हैं। तो आप देखें, ये जो है रिएक्टेंट इस बार ज़्यादा जगह घेरते हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो कम जगह घेरते हैं, या ये ज़्यादा जगह में समाते हैं, ये कम जगह में समाते हैं। आपने फॉरवर्ड लेके जाना है। आप जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सिस्टम पे, प्रेशर बढ़ा के जगह कम हो जाएगी। जैसी जगह कम होगी रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा कि कम जगह में समाए, तो फॉरवर्ड जाएगा ना। तो प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको फॉरवर्ड लेके जाने के लिए, या वॉल्यूम के लिहाज से डिक्रीज़ करना पड़ेगा। और अगर आप रिवर्स लेके जाना चाहते हैं तो प्रेशर आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, तो जगह ज़्यादा बनेगी ना। वॉल्यूम इंक्रीज़ मीन जगह ज़्यादा बनेगी, रिएक्शन फ़ौरन उस डायरेक्शन में जाएगा कि ज़्यादा जगह में समाए, तो वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमने बना लिया। आपने डेल्टा एन की वैल्यू को देखना है और डेल्टा एन की वैल्यू से आपने अंदाज़ा लगाना है कि भाई क्या आप जवाब निकालेंगे। देखें अब आप इस झमेले में कहाँ पढ़ेंगे कि ये आप इक्वेशन बनाएं, ये सोचें, क्योंकि स्टूडेंट इतना सोचते थोड़ी हैं। तो मैं आपको एक ना फार्मूला बता रहा हूँ, डेल्टा एन की वैल्यू 0, कोई इफेक्ट नहीं है, ये तो आप समझ जाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं है। डेल्टा एन पॉजिटिव, आपने यहाँ पे लिखना है पिंक रिवर, और डेल्टा एन नेगेटिव पिंक फवाद। तो मैंने खुद ही बनाया हुआ है, फ़नी सा बन गया। पिंक फवाद नेगेटिव बात है, क्योंकि फवाद कोई लड़का पिंक थोड़ी होता है, तो पिंक फवाद नेगेटिव बात है, इसलिए डेल्टा एन नेगेटिव, ऐसे याद रखिएगा। तो अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप मतलब सारा कुछ छोड़ दें और बस इसे याद रखें, पिंक रिवर, डेल्टा एन पॉजिटिव, डेल्टा एन नेगेटिव, पिंक फवाद, तो आपका ये काम निकल आएगा। ये पी से मुराद प्रेशर और इंक से मुराद इंक्रीज़। तो पिंक से मुराद है प्रेशर इंक्रीज़ करना है, तो रिवर से मुराद रिवर्स। जब भी डेल्टा एन पॉजिटिव आए ना किसी रिएक्शन का, आपने प्रेशर इंक्रीज़ करना है, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। देखें, डेल्टा एन पॉजिटिव है, प्रेशर इंक्रीज़ किया, रिएक्शन रिवर्स किया, और इसके ऑपोजिट फिर आप खुद बना लेना। डेल्टा एन जब भी किसी रिएक्शन का नेगेटिव आए तो पिंक फवाद, ये नेगेटिव बात है ना, मतलब किसी फवाद को छेड़ने वाली बात ही है। तो ये ऐसे याद रखें कि नेगेटिव बात मैंने लिखी है जान के। पिंक फवाद, पिंक से मुराद प्रेशर इंक्रीज़ और फवाद से मुराद फॉरवर्ड।
तो प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ये आप ऐसे देख लें, ये डेल्टा एन नेगेटिव, प्रेशर इंक्रीज़ कहाँ गया, फॉरवर्ड गया ना, प्रेशर इंक्रीज़ फॉरवर्ड, ठीक है। वॉल्यूम उसके बाद बना लीजिएगा। इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ थोड़ी सी। देखें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैंने गैशियस रिएक्शंस पोज कर लिए हैं सारे, और रिवर्सिबल रिएक्शन भी हैं। ये 2A + BC, आप इसे फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, प्रेशर इंक्रीज़, प्रेशर डिक्रीज़, वॉल्यूम इंक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़। तो आपने कोई सी जो सही ऑप्शन है उसे ढूंढना है। तो आप इसका डेल्टा एन निकालेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 1 - 3 - 2 आ गया ना, डेल्टा एन नेगेटिव आ गया। जब डेल्टा एन नेगेटिव है तो हमारे पास क्या वर्डिंग है, पिंक फवाद। इसका मतलब है कि ये प्रेशर इंक्रीज़ करने पे फॉरवर्ड जाना है, ठीक है। अब आपने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ किया इस रिएक्शन का, ये फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो कितनी आसानी से हमने ढूंढ लिया। आपने प्रेशर इंक्रीज़ करना है, और जब प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। अगर दोनों हैं तो फिर बोथ A एंड B इसमें आएगा। अगर वो हुआ तो इसमें आ जाए। आप इसे रिवर्स लेके जाना चाहते हैं तो आप इसका सबसे पहले डेल्टा एन निकालें। क्या है, 3 - 5, ये नेगेटिव आ गया, माइनस। जब भी डेल्टा एन नेगेटिव आया, क्या वर्ड मैंने आपको सिखाया, पिंक फवाद। तो पिंक फवाद से आपको याद रहेगा प्रेशर इंक्रीज फॉरवर्ड। तो आपने तो रिवर्स लेके जाना है, तो प्रेशर इंक्रीज पे फॉरवर्ड, प्रेशर डिक्रीज पे रिवर्स। तो अब आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज। जैसे प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे, रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। तो 1 सेकंड में आप ये सोच सकते हैं इन सेंटेंस से। ये हमारे पास है जी, हम इसे फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं। डेल्टा एन निकालिए इसका। डेल्टा एन इसका है 4 - 2। तो जब आपने डेल्टा एन इसका 2 निकालिया, पॉजिटिव आ गया। जब डेल्टा एन पॉजिटिव हो तो क्या वर्डिंग याद करवाइए, पिंक रिवर। पिंक रिवर से मुराद है प्रेशर इंक्रीज रिवर्स। तो जब आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो रिवर्स जाएगा। आप इसे फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ पे रिवर्स जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज़ पे फॉरवर्ड जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। लास्ट देखें, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। आप इनका डेल्टा एन निकालें, यह आएगा 5 - 5 0, तो नो इफेक्ट। इस ऑप्शन में नो इफेक्ट वाला होगा, चाहे प्रेशर इंक्रीज़ करें चाहे डिक्रीज़ करें, नो इफेक्ट। ठीक हो गया। तो मैंने आपको पोजीशन सिखा दी, कोई भी रिएक्शन आ जाए आप पोजीशन बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब हम देखते हैं KC या KP पे क्या इफ़ेक्ट है, प्रेशर या वॉल्यूम का इफ़ेक्ट ऑन KP और KC। तो KP या KC पे प्रेशर या वॉल्यूम का बिल्कुल वही इफ़ेक्ट है जो कि हमने कंसंट्रेशन का देखा था, नो इफ़ेक्ट। ये बिल्कुल वही बात है कि ये रेशो होती है। असल में आप प्रोडक्ट ऊपर ले लेते हैं और रिएक्टेंट नीचे ले लेते हैं। जब आप इसे रेशो बना देते हैं तो जब एक केमिकल आप बढ़ाते हैं, दूसरा केमिकल ऑब्वियसली खुद ब खुद बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल पहले इनकी रेशो थी 400 डिवाइड बाय 200, आंसर 2 आ रहा था। आप एक केमिकल की अमाउंट बढ़ाएंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। वो इस अंदाज में बढ़ेंगे कि आंसर 2 ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट ही रहता है KP या KC इस केस में भी। देखें अब तीसरा इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करें, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। तो इसके भी 3 केस हैं। डेल्टा H की वैल्यू से आपने देखना होता है, या तो डेल्टा H नेगेटिव होती है। अगर डेल्टा H नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा H 0 हो तो नीदर एक्सो नॉर एंडो। तो पहला केस है डेल्टा H नेगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। भाई जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो होता है प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्या हुआ, एक्सो में हीट प्रोड्यूस हुई, बाद में बनी ना, प्रोड्यूस प्रोडक्ट से निकला है ना, तो मैंने प्रोडक्ट में लिख लिया। ये रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का वाटर के साथ, इसमें डेल्टा H -41 किलो जॉल पर मोल है, तो मैंने प्रोडक्ट में लिख लिया। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्ट में आ गया तो आप वो बना सकते हैं ना कि जैसे ही आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे, ऐड हीट कैसे करते हैं, सिस्टम को गर्म करके। जैसे ही सिस्टम को गर्म करेंगे तो ये प्रोडक्ट में
इजाफा होगा ना हीट ऐड करके, जैसे प्रोडक्ट में इजाफा होगा रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। हमने यही पढ़ा था इफेक्टिव कंसंट्रेशन में, प्रोडक्ट बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जाते हैं, रिएक्टेंट बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाते हैं। तो आपने उसे गर्म किया, हीट ऐड की, रिएक्शन चला गया जी बैकवर्ड, और इसके रिवर्स रिमूव हीट। अगर आप ये हीट रिमूव करना शुरू कर दें, भाई रिमूव हीट कैसे करते हैं बताएं ना ज़रा। कूलिंग से, ठंडा करके। अगर आप सिस्टम को ठंडा करना शुरू कर दें, तो हमने पहले इफेक्ट में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे रिएक्शन आगे जाएगा उसे बनाने के लिए, फिर प्रोडक्ट बाहर निकालेंगे रिएक्शन आगे जाएगा उसे बनाने के लिए। तो रिमूव हीट से रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो ये हमने पहला केस बना लिया, जब भी डेल्टा एच नेगेटिव हो तो ये आएगा, गर्म करेंगे बैकवर्ड जाएगा, कूलिंग करेंगे फॉरवर्ड जाएगा। अब आ जाए दूसरे केस पे, ये सॉलिड है पोटाशियम आयोडाइड और इसकी डिसोल्यूशन पानी में हल हो रहा है एक्वस, और ये इसकी डेल्टा एच है पॉजिटिव +21 किलो जॉल पर मोल। पॉजिटिव मीन्स ये रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू में हीट करना पड़ेगा। भाई शुरू में हीट करना पड़ेगा, इट मीन्स कि जो हीट है वो रिएक्टेंट का हिस्सा है, और जब हीट रिएक्टेंट का हिस्सा है तो आप इस हीट को सपोज कर लें कि केमिकल ही है, रिएक्टेंट ही है। तो देखें रिएक्शन फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं, पहले केस में क्या हमने पढ़ा था, रिएक्टेंट ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, रिएक्टेंट रिमूव करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो ये बात यहाँ पे लिख लेते हैं। एंडोथर्मिक में अगर आप ऐड हीट करेंगे, हीट को ऐड करेंगे, चूँकि हीट रिएक्टेंट है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड, और अगर आप रिमूव हीट करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। तो ऊपर वाले का रिवर्स हो गया, उसमें ऐड हीट पे बैकवर्ड जा रहा था, रिमूव हीट पे फॉरवर्ड, यहाँ ऐड हीट पे फॉरवर्ड और रिमूव हीट पे बैकवर्ड। ऐड हीट से क्या मुराद है, गर्म करेंगे, और रिमूव हीट से क्या मुराद है, ठंडा करेंगे। केस टू केस ही बात वेरी करती है, एंडो में और केस है, एक्सो में और केस है। और देखें डेल्टा एच अगर आप ज़ीरो कर दें, तो डेल्टा एच ज़ीरो कर दें, ना हीट इवॉल्व होती है ना एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है NaCl। ये इसकी पानी में रेजोल्यूशन हल होना, ये गर्म पानी में भी उतना ही हल हो जाता है जितना ठंडे पानी में हल होता है, इसका टेम्परेचर पे कोई असर नहीं है। तो इसकी डेल्टा एच तकरीबन ज़ीरो है, एक्चुअली ज़ीरो नहीं है, तकरीबन ज़ीरो है। अब देखें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी बुक में यूज़ हुई हैं। ये नेगेटिव वाले जो रिएक्शन हैं, अमूमन जो डिसोल्यूशन के रिएक्शन होते हैं ना पानी में हल होने के, वो रिवर्सिबल होते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव वाली एग्जांपल करें, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सल्फेट, Li2SO4। ये चंद केमिकल हैं जिनकी डेल्टा एच नेगेटिव होती है, जब पानी में हल होते हैं तो हीट इवॉल्व करते हैं, और ये गर्म पानी में रिएक्शन बैकवर्ड, कूलिंग पे फॉरवर्ड, ये ठंडे पानी में ज़्यादा हल होते हैं ये वाले केमिकल। अब आ जाए जिनकी डेल्टा एच पॉजिटिव है, KNO3, NaNO3, ऐसे बेशुमार केमिकल हैं जिनकी डेल्टा एच पॉजिटिव है, KCl है, KClO3 है, K2Cr2O7 है, CaCl2 है, या लेड नाइट्रेट है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल शुगर वगैरह हैं, ये गर्म पानी में ज़्यादा हल होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इन्हें गर्म करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, सोलबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। और ये डेल्टा एन ज़ीरो भी हमने केस देख लिया। अब वही बात कि आप इतनी तकोदोत कैसे करें, इतनी चीज़ें कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि आप तो इतनी चीज़ें याद करने के लिए बने ही नहीं। तो फिर क्या किया जाए, इसका भी एक फार्मूला बना लेते हैं, यही कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो क्या है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो क्या है। मैं फवाद, अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे माजरत चाहता हूँ, मैं फवाद से ही बनाई जा रहा हूँ। पहले मैंने बनाया था पिंक रिवर, और फिर मैंने बना दिया था पिंक फवाद। तो फवाद हमारे बड़े काम का है यहाँ पे, यहाँ भी हम फवाद से ही बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस मैं बना रहा हूँ, पहले मैंने बनाया था पिंक फवाद, अब नो कलर फवाद। फवाद का भी कोई कलर नहीं है, माजरत चाहते हैं, पिंक बना दिया था उसे। और दूसरा बना लेते हैं प्लीज हेलो फवाद। तो अब इस बात का क्या मतलब,
नो से नेगेटिव, कलर से कूलिंग, फवाद से फॉरवर्ड। जिनकी डेल्टा एच नेगेटिव है वो कूलिंग पे फॉरवर्ड जाएंगे। अब देखें डेल्टा एच नेगेटिव इनकी फॉरवर्ड कब गए? कूलिंग पे, रिमूव हीट की ना। तो अब याद रखिएगा डेल्टा एच नेगेटिव कूलिंग पे फॉरवर्ड जाएंगे। अब आपको कोई ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सेंटेंस याद किया, एक्सो कोई भी होगा ठंडा करने पे फॉरवर्ड जाएगा, इसके ऑपोजिट गर्म करने पे बैकवर्ड जाएगा। प्लीज़ हेलो फवाद, प्लीज़ से बनेगा पॉजिटिव, हेलो से हीट और फवाद से फॉरवर्ड। जिनकी डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडो जितने भी हैं वो गर्म करने पे फॉरवर्ड जाएंगे। अब देखें एंडो है ना यहाँ पे, तो क्या हुआ? गर्म करने पे फॉरवर्ड गया। तो नो कलर फवाद, प्लीज़ हेलो फवाद, आपने ये सोचना है, आपने फ़ौरन जवाब देना है, कोई आपको ऐसे फ्लो शीट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। देखें अब हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स गिवन है, आपको केमिकल दिया जाएगा और उसका डेल्टा एच भी बताया जाएगा, नेगेटिव है या पॉजिटिव है या वैल्यू बता दी जाएगी, या रिएक्शन की नेचर बता दी जाएगी, एक्सो है या एंडो है। तो लिथियम क्लोराइड सॉलिड है और ये एक्वस पानी में हल हो गया, आयोनाइज हो गया, तो डेल्टा एच नेगेटिव है। अब हमने इफेक्ट ऑफ हीट देखना है, इसे गर्म करेंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो एक्सो में हमने क्या याद किया था? नो से नेगेटिव, कलर से कूलिंग और फवाद से फॉरवर्ड। तो जो एक्सो होते हैं ना, जिनकी डेल्टा एच नेगेटिव होती है, ये कूलिंग पे फॉरवर्ड जाते हैं, तो इफेक्ट ऑफ हीट क्या हो गया? रिवर्स हो गया। इसने रिवर्स जाना है, या व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कूलिंग? कूलिंग आ जाता तो इसने फॉरवर्ड जाना था, ठीक है। दूसरे पे आ जाएं, ये पॉजिटिव है इसकी डेल्टा एच, K2Cr2O7 सॉलिड से K2Cr2O7 एक्वस, एक्वस मीन्स कि आयोनाइज हो गया, तो डेल्टा एच इसकी पॉजिटिव है। आप देख लें, प्लीज़ हेलो फवाद, पॉजिटिव, हेलो से हीट और फवाद से फॉरवर्ड। तो अब क्या होगा? ये गर्म करने पे फॉरवर्ड जाएगा, तो इफेक्ट ऑफ हीट क्या हो गया? ये फॉरवर्ड हो गया। ये दोबारा देख लें, एक्सो है, इसकी तरह इफेक्ट ऑफ हीट क्या हो गया? रिवर्स हो गया। और ये एंडो है, इसकी तरह इफेक्ट ऑफ हीट क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया। तो बड़ी आसानी से आप ये ढूंढ लेंगे अगर आप ये सेंटेंस याद कर लें। इसके बाद इफेक्ट ऑन केसी। तो आप देखें, हमने पहले देखा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, केसी कांस्टेंट था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा, केसी कांस्टेंट था, पोजीशन आगे पीछे हो रही थी, लेकिन ये टेम्परेचर वाहिद पैरामीटर है जिससे केसी चेंज हो। भाई आपके पास कोई भी रिएक्शन है, A+B आफ्टर रिएक्शन C+D, आप इसका केसी बना लें CD डिवाइड बाय AB। तो भाई केसी में हीट नहीं आती, अगर आप हीट यहाँ लिखेंगे भी तो केसी के फार्मूले में नहीं आएगी। अब पहले हम ये समझते थे कि आपने प्रोडक्ट जो हैं और रिएक्टेंट की रेशियो निकाली, यहाँ से 2 आ गया। अब जैसे ये रिएक्टेंट बढ़ाएंगे प्रोडक्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगा, इस अंदाज में बढ़ेंगे कि आंसर 2 आएगा। एक बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक कम करेंगे दूसरा कम हो जाएगा। ये तो हमने देख लिया था प्रेशर में भी, कंसंट्रेशन में भी। लेकिन अब के आप हीट बढ़ाएंगे या हीट कम करेंगे, तो भाई फ़र्ज़ करें इस रिएक्शन में आपने ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक्सो है, आपने यहाँ से हीट को निकालना शुरू कर दिया। जैसे हीट कम की, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना इसे दोबारा बनाने के लिए हीट को, तो जैसी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा क्या होगा? CD ज़्यादा बन जाएंगे और AB कम रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले ये थे 400, ये थे 200, केसी इसका आ रहा था 2। आपने जैसे ही यहाँ से हीट को निकाला, ये रिएक्शन था एक्सो, हीट को यहाँ से निकाल दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड गया। जैसे ही फॉरवर्ड गया प्रोडक्ट मज़ीद बना और रिएक्टेंट कम हो गया। अब के ये नहीं कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अब के कोई केमिकल तो आपने ऐड नहीं किया कि ये बढ़े तो ये भी बढ़ जाए, आपने तो हीट है रिमूव की है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया, ये बढ़ गया, ये कम रह गया। तो अब आप इसका आंसर निकालेंगे ना केसी का, तो भाई वो पहले वाला नहीं आएगा। तो इसमें टेम्परेचर के इफेक्ट से केसी लाजमी चेंज होता है। देखिए हम फाइनल इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हम देखना चाहते हैं कैटलिस्ट क्या असर होगा। तो इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई असर नहीं है। विदाउट कैटलिस्ट सेम पोजीशन,
विद कैटलिस्ट सेम पोजीशन, विदाउट कैटलिस्ट सेम केसी, विद कैटलिस्ट सेम केसी। तो फिर कैटलिस्ट करता क्या है? असल में कैटलिस्ट का इफ़ेक्ट होता है रेट पर, रिएक्शन की स्पीड पर। विदाउट कैटलिस्ट 1 घंटे में इक्विलिब्रियम हासिल हो रहा था, विद कैटलिस्ट 1 मिनट में इक्विलिब्रियम हासिल हो गया। तो उसने टाइम बहुत कम कर दिया। जो इक्विलिब्रियम 1 घंटे में हासिल हुआ उसमें भी वही पोजीशन है, वही केसी है। जो 1 मिनट में हासिल हुआ उसमें भी पोजीशन और केसी वही हैं, सेम पोजीशन दोनों की एंड सेम केसी। असल में फिर कैटलिस्ट ये टाइम कैसे कम कर देता है? तो कैटलिस्ट ना एक नया रास्ता देता है। ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टर ने प्रोडक्ट बनाना है और एक रास्ते से गुजरना है। ये जो रास्ता इसे बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और एक नया रास्ता फ्राहम करता है जिसमें रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कैटलिस्ट ना रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज कर देता है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। हमने आज जो पढ़ा है इसे कंक्लूड करते हैं। फैक्टर्स हमने 4 पढ़े, उनका पोजीशन पे क्या असर था, उनका केसी पे क्या असर था। पहला, कंसंट्रेशन पोजीशन को चेंज करता है, केसी को चेंज नहीं करता। प्रेशर या वॉल्यूम पोजीशन को चेंज करता है किन रिएक्शन में? जिसमें डेल्टा एन 0 ना हो, लेकिन केसी को चेंज नहीं करता। टेम्परेचर पोजीशन को भी चेंज करता है और केसी को भी चेंज करता है। कैटलिस्ट ना ही पोजीशन को चेंज करता है ना ही केसी को चेंज करता है। आइए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो 1933 में हैबर ने सबसे पहले एक प्रोसेस को यूज़ किया अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया एक बहुत वैल्यूएबल केमिकल है जो कि फर्टिलाइज़र यूरिया की तैयारी में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अमोनिया की फॉर्मेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो असल प्रॉब्लम है अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड हासिल करना। आप प्रेशर के हिसाब से देख लें, इसका जो डेल्टा एन है वो आएगा 2-4, ये 2 है ये 4 है नेगेटिव। तो मैंने आपको सिखाया था डेल्टा एन नेगेटिव आया ना, तो आपने वर्ड याद रखना है पिंक फवाद। तो पिंक फवाद से क्या बनेगा? पिंक से बनेगा प्रेशर इंक्रीज फॉरवर्ड। तो आप फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। पहला पॉइंट हमने बना लिया। दूसरा पॉइंट, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है। तो मैंने आपको सिखाया था डेल्टा एन नेगेटिव हो तो नो कलर फवाद याद रखना है। नो से नेगेटिव, कलर से कूलिंग और फवाद से फॉरवर्ड। ये रिएक्शन कूलिंग पे फॉरवर्ड जाएगा तो लिहाजा आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। और केमिकल जो रिएक्टेंट हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, या क्योंकि रिएक्टेंट तो महंगे आते हैं, प्रोडक्ट जैसे ही बने उसे रिमूव करना शुरू कर दें, ज़्यादा आसान है। तो प्रोडक्ट बनता है उसे रिमूव किए जाए, ऐड रिएक्टेंट, रिमूव प्रोडक्ट, इससे भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो 3 चीज़ें हैं जिससे मैक्सिमम अमोनिया की यील्ड हासिल की जा सकती है। आपने क्या करना है? प्रेशर इंक्रीज करना है, टेम्परेचर कम करना है और रिएक्टेंट या तो ऐड करें या उससे भी ज़्यादा आसान काम है, प्रोडक्ट जैसे ही बने उसे रिमूव किए जाए। प्रॉब्लम यह है कि यील्ड और रेट 2 अलग चीज़ें हैं। यील्ड से मुराद पैदावार होती है, रेट से मुराद स्पीड होती है जिस टाइम में रिएक्शन ने पैदावार देनी होती है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यील्ड क्या होगी? देखें, कूलिंग पे फॉरवर्ड जाएगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे यील्ड कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करने पे यील्ड बढ़ेगी। तो आप यील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कूलिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेट बढ़ाना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड हमेशा टेम्परेचर से बढ़ती है। जो मर्जी रिएक्शन हो, हर रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के डायरेक्ट होता है। तो आपको रेट इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ा भाई? आपको हीटिंग करनी पड़ेगी। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के ऑपोजिट आ गई। यील्ड बढ़ाने के लिए ठंडा करना पड़ेगा, रेट बढ़ाने के लिए गर्म करना पड़ेगा। ये यील्ड भी अहम है, रेट भी अहम है। अगर आप यील्ड बढ़ा लें रिएक्शन को ठंडा करके तो रेट कम हो जाता है, अगर आप रेट बढ़ा लें तो यील्ड कम हो जाती है।
इस रिएक्शन में रेट और यील्ड एक दूसरे के ऑपोजिट आ चुके हैं, रेट ऑपोजिट होगी यील्ड के। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसे ही हुआ करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैदावार भी हासिल करनी है और टाइम भी बचाना है। ये नहीं कि अमोनिया ज़्यादा बन जाए लेकिन 2 दिन में बने, भाई उसने वर्कर्स को पे करना होता है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो ये सोचता है कि पैदावार भी ज़्यादा बने और जल्दी भी बने। तो अब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है, दरमियानी हालत निकालने की ज़रूरत है जिसमें पैदावार भी ज़्यादा बन जाए और जल्दी भी बन जाए। लिहाजा हेबर प्रोसेस में जो सबसे अहम चीज़ है ये ऑप्टिमम कंडीशन है। तो ऑप्टिमम कंडीशन में प्रेशर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। हमने यहाँ लिख लिया था प्रेशर इंक्रीज, आपने 200 से 300 ATM प्रेशर लगाना है। टेम्परेचर आपने ना बहुत ज़्यादा कम करना है ना बहुत ज़्यादा करना है, 400 डिग्री एक दरमियाना टेम्परेचर है, या 673 केल्विन ये आपने ऑप्टिमाइज करना है। इसके अलावा आपने स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं किया, कैटलिस्ट डालना है आयरन, और इसके अलावा आपने इसमें प्रोमोटर्स डालने हैं जो कैटलिस्ट की कारकर्दगी को मजीद बढ़ाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये प्रोमोटर है। तो ये अब ऑप्टिमम कंडीशन आ गई, बहुत अहम है, हर दूसरे साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं ऑप्टिमम कंडीशन में से। देखें अब ये जो हमने अमोनिया को बना लिया, तो जब आप एट द एंड उस मिक्सचर में देखेंगे जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होगी, हाइड्रोजन भी और अमोनिया भी, तो 35% उसमें अमोनिया होगी इन कंडीशन पे, बाकी 65% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी मौजूद होंगे। तो ये मिक्सचर है जिसमें 3 गैसेज हैं, आप अमोनिया को हासिल करना चाहते हैं। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना -33.4 डिग्री है, इस पॉइंट पे अमोनिया लिक्विड बन जाती है, लेकिन बाकी गैसेज इस टेम्परेचर पे गैसेज ही रहती हैं। तो आप इस टेम्परेचर पे जैसे ही कूलिंग करेंगे, अमोनिया इस मिक्सचर में से लिक्विड बन के नीचे कलेक्ट हो जाएगी। आपने यहाँ से अमोनिया को हासिल कर लेना है लिक्विड फॉर्म में, और ये गैसेज ही रहेंगी, आप इन्हें आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इस टेम्परेचर पे। अब देखें इस हेबर प्रोसेस का फ़ायदा क्या है। एयर में 78% नाइट्रोजन मौजूद है जिसे हवा से बैक्टीरिया यूज़ करते हैं और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये अमल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंपल जुबान में एयर की नाइट्रोजन को यूज़ करना है किसी और केमिकल के बनाने में। तो यहाँ भी एयर की नाइट्रोजन को यूज़ किया गया ना अमोनिया बनाने में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दुनिया में जितनी भी हो रही है उसका 13% हेबर प्रोसेस में हो रही है, और सालाना 110 मिलियन टन अमोनिया इस मेथड से बनाया जाता है, जिसका 80% फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, बाकी 20% नायलॉन या एक्सप्लोजिव या दूसरे पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होता है। टोटल फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड देखते हैं, SO2 O2 के साथ मिलकर SO3 बनाता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना चाहते हैं ताकि SO3 मैक्सिमम बने। तो क्या करेंगे, ऐड रिएक्टेंट रिमूव प्रोडक्ट। पहला तो यही काम है, रिएक्टेंट ऐड करें, प्रोडक्ट रिमूव किए जाएं। इंक्रीज प्रेशर। अब आप देखें ये अमोनिया वाली केस है कि जो रिएक्टेंट हैं इनके नंबर ऑफ मोल 3 हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं। तो आप जब डेल्टा एन निकालेंगे ना, इसका डेल्टा एन क्या आएगा, 2 - 3 - 1। डेल्टा एन नेगेटिव आया तो मैंने क्या सिखाया था, पिंक फवार। तो प्रेशर इंक्रीज फॉरवर्ड, इंक्रीज प्रेशर फॉरवर्ड। तो डिक्रीज टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव हो तो मैंने क्या सिखाया था, नो कलर फवार। इसका मतलब है नेगेटिव में कूलिंग से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो देखें डिक्रीज टेम्परेचर कूलिंग ही है। इसकी ऑप्टिमम कंडीशन देखते हैं, क्योंकि कूलिंग से फॉरवर्ड तो जाएगा लेकिन कूलिंग से क्या होगा, रेट कम हो जाएगा। लिहाजा अब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। प्रेशर 1 ATM ही रखा गया। प्रेशर क्यों नहीं बढ़ाया गया भाई, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं है जितना अमोनिया वाले केस में था। अमोनिया में क्या हो रहा था, ये अमोनिया बना रहे थे, देखें ये 4 नंबर ऑफ मोल और ये 2, तो बहुत बड़ा चेंज था, 4 से 2 जा रहा था। तो प्रेशर बढ़ाने पे अमोनिया बहुत ज़्यादा बनती, लेकिन यहाँ पे 3 से 2 जा रहा है, ये एक मामूली चेंज है। लिहाजा प्रेशर का इतना फ़ायदा नहीं होगा। प्रेशर इन्होंने 1 ATM ही रखा, क्योंकि प्रेशर पे एक्सपेंस आता है ना, प्रेशर पंप लगाने पड़ते हैं, मशीनरी इस्तेमाल करनी पड़ती है,
उससे ज़्यादा आसान काम क्या था, रिएक्टेंट बढ़ाना, ऐड रिएक्टेंट, क्योंकि एयर यहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे यूज हो सकती है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है, तो एयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन्होंने रिएक्टेंट बढ़ा के ये रिएक्शन को आगे ले गए और प्रेशर को 180 में रखा, अपना खर्चा बचाया। इसके बाद टेम्परेचर 650 के लिए रखा जाता है। बाद में मिक्सचर को रिसाइकिल किया जाता है इस कम टेम्परेचर पे, ताकि SO3 की यील्ड बढ़ जाए। पहले रेट बढ़ा दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे, बाद में टेम्परेचर कम करके यील्ड को बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा कैटलिस्ट V2O5 और फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। SO3 जब बन जाता है तो इसे H2SO4 में मिला के ओलियम तैयार किया जाता है, H2S2O7, और जो ओलियम बन जाता है इसे वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। तो SO3 की फॉर्मेशन असल में सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी के लिए की जाती है, इससे आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। स्टूडेंट देखें, मैं आपको ली शेटरी प्रिंसिपल के ना कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चंस हैं, ये करके वाकई मज़ा आता है। पूरा गिवन इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दे दी गई है जिसका डेल्टा H पॉजिटिव है। ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, आप जानते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, ये उसकी उलट है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ करता है। ठीक है, हमारे पास ये पहला ग्राफ है जिसमें ABC ये ग्राफ में शो किए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है विच रिप्रेजेंट C, आपने ये बताना है इनमें से C क्या है इस इक्वेशन को देख के। तो सोचें इसके बारे में। ऑप्शन हमारे पास है अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मे बी बोथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो ग्राफ नीचे आ रहा है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिएक्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते हैं। तो ये बी तो है अमोनिया, और ये ए वाला ग्राफ भी ऊपर जा रहा है और सी वाला ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। इट मीन्स के ए और सी क्या हैं, ये प्रोडक्ट हैं। लेकिन ए वाला ग्राफ कम ऊपर गया है और सी वाला ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। क्यों? देखें, हाइड्रोजन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बन रही है। इट मीन्स कि जो सी है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो ए है ये नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों बराबर नहीं बन रहे, ये इससे 3 गुना ज़्यादा बन रही है। इसीलिए ग्राफ ना ए वाला नीचे है और सी वाला उससे ज़्यादा ऊपर है। आई बात समझ? तो विच रिप्रेजेंट सी, दैट इज़ हाइड्रोजन। अक्सर स्टूडेंट इसे ये लगाएंगे, ये भी दोनों ही प्रोडक्ट सी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। विच रिप्रेजेंट ए, अब तो आपको पता चल ही गया ए क्या है भाई, ए रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन को। विच रिप्रेजेंट बी, बी क्या है आपको पता चल ही गया, बी का ग्राफ नीचे आ रहा है ना, तो नीचे ग्राफ हमेशा रिएक्टेंट का आता है, रिएक्टेंट हमेशा विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते हैं। तो बी जो है वो है जी अमोनिया। इस किस्म के ग्राफिकल क्वेश्चन आए तो इस अंदाज में आपने करने हैं। देखें, इसी इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम में हमने ढूंढ लिया था ए बी सी क्या है, तो अब उन केमिकल के नाम ही लिखते हैं यहाँ पे। ए था नाइट्रोजन, बी था अमोनिया और सी था हाइड्रोजन। इक्विलिब्रियम पे हमने इन्हें डिस्टर्ब किया और इस अंदाज में ये डिस्टर्ब हुए कि एक नया इक्विलिब्रियम कायम हो गया बाद में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, डिस्टर्बेंस के बाद अमोनिया की अमाउंट में कमी आई, अमोनिया कम हुआ, यहाँ लिख लेते हैं ताकि याद रहे। और जो नाइट्रोजन है इसकी अमाउंट में इजाफा हुआ, हाइड्रोजन की अमाउंट में भी इजाफा हुआ। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इजाफा हुआ, इसका क्या मतलब है? यहाँ से आपने क्या अंदाज़ा लगाया ग्राफ से कि रिएक्शन लाजमी तौर पे फॉरवर्ड गया होगा, जब भी तो रिएक्टेंट मज़ीद कम हो गए और प्रोडक्ट मज़ीद बढ़ गए। ठीक है, अब फॉरवर्ड गया होगा तो हमारे पास कंडीशन क्या है, आपने ये ढूंढना है कि ये किस कंडीशन पे ये ग्राफ बना है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, बोथ बी एंड सी। तो रिएक्शन फॉरवर्ड गया होगा, इट मीन्स देखिए रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 2, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 4, प्रोडक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा जगह घेरता है। तो हाई प्रेशर पे तो रिएक्शन ने बैकवर्ड जाना था, लो प्रेशर पे रिएक्शन आगे जा सकता है। एक तो लो प्रेशर का ऑप्शन हो सकता है। बीइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव है, लिहाजा गर्म करने पे रिएक्शन आगे जाएगा। ठीक है, डेल्टा एच जिनका पॉजिटिव होता है वो हीट करने पे आगे जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर, इसका आ जाएगा बोथ बी एंड सी।
स्टूडेंट देखें, मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी आफ्टर रिएक्शन C और इसका डेल्टा H नेगेटिव है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है कि भाई इस ग्राफ में A कौन सा है, B कौन सा है और C कौन सा है। तो आप देखें, जो बढ़ रहा है, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है ग्राफ में, क्या होगा, प्रोडक्ट ही बढ़ता है ना, तो ये होगा C। और जो कम हो रहे हैं रिएक्टेंट ही कम होते हैं ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये होंगे A एंड B। ये A और B बिल्कुल बराबर हैं, 1-1 है, तो ये ग्राफ बिल्कुल बराबर ही आएगा। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा इसमें डिफरेंस देना लाजमी होता है, वरना तो आपको समझ नहीं आएगी, एक ही ग्राफ लगेगा। अब देख लें, हमने आइडेंटिफिकेशन कर दी। अब इस ग्राफ को मैंने चेंज किया है और मैंने कंडीशन दी है कि भाई किस कंडीशन पे ये ग्राफ ऐसे चेंज हुआ है। देखें, बात है बहुत ही दिलचस्प। सबसे पहले आप C को देखें। C जो है इस ग्राफ में क्या हो गया, कम हो गया। और A और B को देखें, A और B इस ग्राफ में क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। भाई A और B हैं रिएक्टेंट और C है प्रोडक्ट, तो ये ग्राफ C का कम होना, A और B का बढ़ना क्या साबित कर रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ में रिएक्शन बैकवर्ड गया है। ये जब हमने समझ लिया तो अब हमने कंडीशन ढूंढनी है कि रिएक्शन बैकवर्ड कैसे गया होगा। कैसे अंदाज़ा हुआ बैकवर्ड गया है, क्योंकि जो C है ये कम होना शुरू हुआ, A B बढ़ने शुरू हुए। ये इसी डायरेक्शन में ऐसा हो सकता है कि C कम हो जाए, A B बढ़ जाए। अब देखें, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर चूँकि इसका जो डेल्टा एन है ना, ये रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट के मोल 1 है, तो इसका डेल्टा एन 1-2 माइनस में है, नेगेटिव है। और डेल्टा एन जब नेगेटिव हो तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पिंक फवाद। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। भाई ये रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रहा है, तो हाई प्रेशर पे तो इसे फॉरवर्ड जाना चाहिए था, तो हाई प्रेशर तो ऑप्शन नहीं आ सकता। हमने ये ढूंढना है बैकवर्ड किस कंडीशन पे जा रहा है। हाई टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हाई टेम्परेचर पे वाकई ये बैकवर्ड जाते हैं, तो इसका ये ऑप्शन हो गया जी, हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। अब देखें जी, ये मैंने दोबारा इस ग्राफ को चेंज किया और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके नया इक्विलिब्रियम बनाया। इस इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, C जो है इसकी अमाउंट बढ़ गई और A और B मज़ीद कम हो गए। भाई ऐसा कब हो सकता है कि A B कम हो C बढ़े, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो अब आपने ढूंढना है किस कंडीशन पे ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। चूँकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए इसने या तो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड जाना है, जब आप टेम्परेचर कम करेंगे कूलिंग पे इसने फॉरवर्ड जाना है, और या इसने हाई प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से ये C ज़्यादा बनेगा क्योंकि कम जगह घेरता है। तो हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बोथ A एंड B, ये इसका ऑप्शन सही आएगा, बोथ A एंड B।